नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और क्रीपी और चिलिंग एपिसोड में। हम सब ने गोस्ट स्टोरीज तो सुनी हैं, पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे रियल लाइफ गोस्ट साइटिंग्स जो सीसीटीवी कैमरास में कैप्चर हुई हैं, और वो भी यहाँ अपने इंडिया में। हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस, पुराने खंडर, हर जगह कैमरास ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो देख के आपकी भी रूह कांप जाएगी। क्या आप तैयार हो एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है मुंबई के एक हॉस्पिटल से, जहां रात की खामोशी में एक ऐसी चीज कैप्चर हुई जो आज तक किसी की समझ में नहीं। बस एक मिनट दोस्तों, अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हो और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपका एक छोटा सा एक्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलना, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी चलेगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मैं सुधर सकता हूँ। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छे कंटेंट बना के आपके लिए लाता रहूं। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नहीं आई। पिक्चर दिस, 3 बजे हैं, रात का वक्त। एक नर्स अपने ड्यूटी पे है, हॉलवेज में रोंडा लगा रही है। अचानक उसकी नजर सीसीटीवी मॉनिटर पे पड़ती है। एक छाया, एक ब्लरी सी फिगर नर्स के साथ साथ हॉलवे में चल रहा है। नर्स ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, पर वहां कुछ नहीं था। क्या सच में ये उस नर्स की आत्मा थी, या फिर सिर्फ सीसीटीवी का फॉल्ट? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने तो इसे एक टेक्निकल एरर बताकर केस क्लोज कर दिया। दोस्तों, अगला इंसिडेंट है अपनी दिल्ली से, एक ऐसे ऑफिस का जहां काम करना तो दूर, लोग रात को जाने से भी डरते थे। एम्प्लॉइज ने बताया कि रात को उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, फाइल्स अपने आप गिर जाती थीं, और प्रिंटर बिना किसी वजह के ऑन ऑफ हो जाता था। एक दिन ऑफिस के ओनर ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, ये देखने के लिए कि रात को ऐसा क्या होता है, और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। फुटेज में साफ दिख रहा था, एक कुर्सी अपने आप हिल रही है, जैसे कोई उस पे बैठा हो और झूल रहा हो। फिर अचानक से एक शेल्फ जिसके ऊपर फाइल्स का बहुत सामान था, वो बिना किसी वजह के गिर जाता है। ये सब देख के ऑफिस के ओनर के तो पसीने छूट गए। उसने तुरंत एक प्रीस्ट को बुलाया और ऑफिस की पूजा करवाई। कहानी में ट्विस्ट ये है कि पूजा के बाद से ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं अपने कोलकाता के एक रेलवे स्टेशन की तरफ, जहां सीसीटीवी ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जो आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। कोलकाता का रेलवे स्टेशन हमेशा क्राउडेड रहता है, दिन हो या रात। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे एक आदमी ट्रेन का वेट कर रहा था। रात के 2 बजे का टाइम था और प्लेटफॉर्म पे ज्यादा भीड़ नहीं थी। अचानक उस आदमी ने देखा कि एक व्हाइट साड़ी पहनी हुई औरत उसके पास से गुजर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्टेशन मास्टर ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसके होश उड़ गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो आदमी प्लेटफॉर्म पे अकेले खड़ा है, और फिर अचानक से एक व्हाइट साड़ी पहनी हुई औरत उसके पास से गुजरती है और गायब हो जाती है। क्या सच में वो एक चुड़ैल थी, या फिर सिर्फ एक इल्यूजन? चैप्टर 4, द चेन्नई हाउस ऑफ केओस। चेन्नई के एक पुराने घर में रहने वाली फैमिली के साथ जो हुआ वो सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये फैमिली अपने पुराने घर में शिफ्ट हुई थी और उन्हें पहले दिन से ही कुछ अजीब महसूस हो रहा था। रात को उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। फैमिली ने सोचा कि शायद घर पुराना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जब ये घटनाएं बढ़ती गई तो उन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाने का डिसाइड किया, और जब उन्होंने फुटेज देखी तो उनकी रात की नींद उड़ गई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि फर्नीचर अपने आप हिल रहा है, दरवाजे खुद ही खुल और बंद हो रहे हैं। फैमिली ने तुरंत घर खाली कर दिया और आज तक वो घर खाली पड़ा है। चैप्टर 5, द ईरी गेस्ट ऑफ शिमला होटल। शिमला अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ एक ऐसा होटल भी है जिसके बारे में कहानियां फेमस हैं, पर वो खूबसूरती की नहीं बल्कि डर की। होटल स्टाफ ने बताया कि उन्होंने कई बार एक व्हाइट साड़ी पहनी हुई औरत को हॉलवेज में घूमते देखा है, लेकिन जब वो उसके पास जाते हैं तो वो गायब हो जाती है। एक दिन होटल मैनेजमेंट ने सीसीटीवी फुटेज चेक की
ये देखने के लिए कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। और फुटेज देख के उनके भी होश उड़ गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक व्हाइट साड़ी पहनी हुई औरत होटल के हॉलवे में चल रही है और फिर एक कमरे में चली जाती है। होटल स्टाफ ने तुरंत उस कमरे को चेक किया, लेकिन वो कमरा अंदर से लॉक था। जब उन्होंने मास्टर की से कमरा खोला तो अंदर कोई नहीं था। क्या आपको लगता है कि सच में वो एक भटकती आत्मा थी या फिर सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन? चैप्टर 6, जयपुर म्यूजियम्स शैडो स्टॉल्कर। राजस्थान की शहर जयपुर अपने किलों और हवेलियों के लिए फेमस है, पर यहाँ एक म्यूजियम भी है जो अपने अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता है। ये म्यूजियम एक पुराने महल में बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक राजा की आत्मा भटकती है। म्यूजियम के गार्ड्स ने कई बार रात को अजीब सी हरकतें महसूस की हैं। उन्हें कदमों की आवाज सुनाई देती है, चीजें गिरती हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। एक रात म्यूजियम के एक गार्ड ने सीसीटीवी फुटेज चेक की और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक लंबी काली सी परछाई उसके पीछे पीछे चल रही है। जब उन्होंने फुटेज देखी तो वो भी डर गए। उसके बाद से म्यूजियम में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। चैप्टर 7, द फैंटम पैसेंजर ऑफ दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो अपनी स्पीड और कन्वीनियंस के लिए फेमस है, पर क्या आपको पता है कि यहाँ भी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। रात के 4 बजे का टाइम था और स्टेशन पे ज्यादा भीड़ नहीं थी। एक आदमी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का वेट कर रहा था, अकेले। अचानक से उसके बगल में एक औरत जैसी फिगर आकर खड़ी हो गई। उस आदमी ने सोचा कि शायद कोई और पैसेंजर है, पर उसने गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो फिगर एक औरत की तरह दिख रही थी, पर वो ट्रांसपेरेंट थी। उसने ये बात स्टेशन मास्टर को बताई, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो आदमी प्लेटफॉर्म पे अकेले खड़ा है और फिर अचानक से उसके बगल में एक ट्रांसपेरेंट फिगर आकर खड़ी हो जाती है और कुछ देर बाद गायब हो जाती है। चैप्टर 8, केराला शॉप्स अनसीन हैंड। केराला अपनी खूबसूरत बैकवाटर्स और ग्रीनरी के लिए फेमस है, पर यहाँ एक ऐसी दुकान भी है जिसके बारे में सुन के आप हैरान रह जाएंगे। ये दुकान है एक छोटे से टाउन की, जहाँ एक आदमी अपनी ग्रोसरी स्टोर चलाता है। दुकान के मालिक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसकी दुकान में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। पहले तो उसने इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब ये घटनाएं बढ़ती गई तो उसने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरास लगवाने का फैसला किया। और जब उसने फुटेज देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ। फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक कस्टमर दुकान में आता है और जैसे ही वो एक शेल्फ के पास से गुजरता है तो उस शेल्फ से एक पैकेट अपने आप नीचे गिर जाता है। चैप्टर 9, द हॉन्टिंग ऑफ हैदराबाद अपार्टमेंट। हैदराबाद अपनी बिरयानी और चारमीनार के लिए फेमस है, पर यहाँ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग भी है जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बिल्डिंग है सिटी के पॉश एरिया में, जहाँ एक फैमिली ने अपना फ्लैट रेंट पे लिया था। फैमिली ने बताया कि जब से वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उन्हें रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। लेकिन जब ये घटनाएं बढ़ती गई तो उन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाने का डिसाइड किया और जब उन्होंने फुटेज देखी तो उनकी रात की नींद उड़ गई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि घर के लिविंग रूम में एक धुंधली सी आकृति घूम रही है। नेबर्स ने बताया कि कुछ साल पहले इसी बिल्डिंग में एक औरत रहती थी जिसकी सुसाइड से मौत हो गई थी। चैप्टर 10, द पजेस्ड डॉल ऑफ मुंबई। आखिर में हम लौटते हैं वापस मुंबई, जहां एक फैमिली के साथ एक ऐसी घटना हुई जो आपको कभी डॉल को नॉर्मल नजर से देखने नहीं देगी। ये फैमिली अपनी बेटी के लिए एक ब्यूटीफुल डॉल लाई थी जिसको उनकी बेटी बहुत प्यार करती थी, पर कुछ दिन बाद उनकी बेटी ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि डॉल उससे बात करती है रात को। फैमिली ने सोचा कि शायद वो बच्ची है, इसलिए ऐसे सपने देख रही है। लेकिन जब ये घटनाएं बढ़ती गई तो उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाने का डिसाइड किया और जब उन्होंने फुटेज देखी तो उनके होश उड़ गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो डॉल, जो कि एक टेबल पे रखी हुई थी, रात को अपने आप हिल रही है। फैमिली ने वो डॉल घर से बाहर फेंक दी और उसके बाद से उनके घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। आउटरो, अंटिल नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 रियल गोस्ट साइटिंग्स जो इंडिया में सीसीटीवी कैमरास में कैप्चर हुई।
आपको कौन सा इंसिडेंट सबसे ज्यादा डरावना लगा? क्या आपके साथ भी कभी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और क्रीपी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, खिड़की खुली रख के मत सोना। इस वीडियो को देखकर चौंक जाएंगे। मिस्टीरियस न्यू डिस्कवरीज दैट शॉक्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स 2014 to 2024। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे पृथ्वी के नीचे पुरानी सभ्यताओं के अवशेषों के बीच ऐसे कितने राज छुपाए हुए हैं जो हमें हैरान करने की शक्ति रखते हैं? कभी सोचा है कि क्या हम सच में इस धरती पर अकेले हैं, या फिर क्या हमसे पहले कोई और भी था जिन्होंने हमसे भी ज्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशंस बसाई थी? आज हम आपको ले चलेंगे 2014 से 2024 तक की कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल खोजों पर जो न सिर्फ वैज्ञानिकों को हैरान कर गई, बल्कि हमारे इतिहास को भी एक नए रूप में देखने पर मजबूर कर दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दोस्तों, ये है एंटिकीथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसा डिवाइस जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। ग्रीस के पास समुंदर में डूबा हुआ एक जहाज जिसमें ये मैकेनिज्म मिला। ये जहाज करीब 2000 साल पुराना है। पहले तो किसी को पता नहीं था कि ये क्या है। ये आर्टिफैक्ट इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसे समझना मुश्किल हो गया। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने इसको गौर से देखा तो उनके होश उड़ गए। ये कोई साधारण आर्टिफैक्ट नहीं था, ये तो कोई आम चीज नहीं थी, ये तो एक कंप्यूटर था। लेकिन कैसे? 2000 साल पहले कंप्यूटर? ये सवाल सबके मन में उठने लगा। ये मैकेनिज्म सूरज, चांद और स्टार्स की पोजीशन कैलकुलेट कर सकता था। ये एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर था। इमेजिन करो, 2000 साल पहले जब टेक्नोलॉजी का नाम ओ निशान नहीं था, तब हमारे पूर्वज इतने एडवांस्ड थे। ये सोच कर ही रोमांच हो जाता है। क्या ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का असली प्रारंभ था? क्या ये वो बिंदु था जहां से हमारी टेक्नोलॉजी ने उड़ान भरी? क्या हमने टेक्नोलॉजी को खुद इन्वेंट किया, या फिर हमसे पहले किसी और ने ये नॉलेज हमें दिया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। ये मैकेनिज्म आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक पजल बना हुआ है। इसके हर हिस्से को समझने में समय लग रहा है। इसके बारे में जान के ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे। उनकी सोच और उनकी तकनीक अद्भुत थी। क्या हम अपने इतिहास को सही से जानते हैं, या फिर कई बातें आज भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई हैं, या फिर कई राज आज भी मिट्टी में दबे हुए हैं जिनके खुलने का इंतजार है? शायद भविष्य में हमें और भी चौंकाने वाले खोज मिले। एंटिकीथेरा मैकेनिज्म एक सबूत है कि हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी और एडवांस्ड सिविलाइजेशंस इस धरती पर रही हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। उनकी टेक्नोलॉजी, उनका नॉलेज, सब कुछ आज भी हमें हैरान करने के लिए काफी है। उनकी समझ और उनकी तकनीक अद्वितीय थी। तो अगला सवाल ये है कि क्या हम कभी उनके जैसा बन पाएंगे? क्या हम उनकी तरह सोच और तकनीक में आगे बाराज पाएंगे, या फिर हम उनसे भी आगे निकल जाएंगे? क्या भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी और भी उन्नत होगी? ये सवाल हमें प्रेरित करता है। दोस्तों, अब चलते हैं टर्की, जहां एक ऐसी जगह है जो इतिहास की सभी टेक्स्ट बुक्स को चैलेंज करती है। यह है गोबेकली टेपे, एक ऐसा स्थान जो हमारे अतीत के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। गोबेकली टेपे को दुनिया का सबसे पुराना मंदिर कहा जाता है। ये स्थान इतना प्राचीन है कि इसकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इमेजिन करो, 12,000 साल पहले जब इंसान अभी खेती करना भी नहीं सीखा था, तब इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया होगा? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस समय के लोग कितने एडवांस्ड थे। 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट के नीचे और जमीन की तह तक जाके नए स्ट्रक्चर्स खोजे।
ये खोजें हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाती हैं। ये स्ट्रक्चर्स और भी पुराने हैं, और भी मिस्टीरियस हैं। इनकी बनावट और डिजाइन हमें हैरान कर देती है। क्या ये सिर्फ एक मंदिर था, या फिर इसका कोई और महत्व था, या फिर ये किसी और काम के लिए बनाया गया था? क्या ये किसी धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र था, या फिर किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होता था? क्या ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का सेंटर था जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता बसी थी जो समय के साथ खो गई? गोबेकली टेपे के स्ट्रक्चर्स में ऐसे कार्विंग्स हैं जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये कार्विंग्स हमें उस समय के लोगों की सोच और उनकी कला के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। क्या ये किसी अननोन लैंग्वेज में लिखा गया है, या फिर ये किसी प्राचीन लिपि का हिस्सा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर ये किसी कोड लैंग्वेज में है? क्या ये कोई गुप्त संदेश है जो हमें उस समय के लोगों की सोच और उनकी संस्कृति के बारे में बताता है? ये जगह आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक रहस्य बनी हुई है। यहाँ की हर खोज हमें और भी सवालों के घेरे में डाल देती है। इसके बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, उतने ही ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। हर नई जानकारी हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। गोबेकली टेपे एक सबूत है कि हमारा इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना और कॉम्प्लेक्स है। ये स्थान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और कुशल थे। क्या हम कभी इस राज को सुलझा पाएंगे, या फिर ये हमेशा एक मिस्ट्री ही रहेगा? ये सवाल हमें हमेशा परेशान करता रहेगा, या फिर ये हमेशा एक मिस्ट्री ही रहेगा? गोबेकली टेपे का रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करता रहेगा और हमें हमारे अतीत के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता रहेगा। चैप्टर 3। दोस्तों, इजिप्ट का नाम आते ही जहन में पिरामिड्स और ममीज का ख्याल आता है। लेकिन 2020 में इजिप्ट में एक ऐसी खोज हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सक्कारा इजिप्ट का एक ऐसा एरिया है जहां पुरानी कब्रिस्तान है। 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ 100 से ज्यादा एंशिएंट कॉफिन्स मिले। ये कॉफिन्स 2500 साल पुराने थे और इनमें ममीज रखी हुई थी। लेकिन ये कॉफिन्स ऐसे नहीं थे जैसे आम कॉफिन्स होते हैं। इन कॉफिन्स पर ऐसे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्या ये किसी अननोन लैंग्वेज में लिखे गए हैं? साइंटिस्ट का कहना है कि ये इंस्क्रिप्शंस हमारी हिस्ट्री के बारे में नई जानकारी दे सकते हैं। लेकिन क्या हम इन इंस्क्रिप्शंस को समझ भी पाएंगे? ये खोज एक बार फिर से ये साबित करती है कि इजिप्ट के राज खत्म होने का नाम नहीं लेते। हर साल कोई न कोई ऐसी खोज होती है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। क्या हम कभी इजिप्ट के सारे राज जान पाएंगे, या फिर ये राज हमेशा हमारे लिए एक पजल बने रहेंगे? चैप्टर 4। दोस्तों, अब चलते हैं साउथ अमेरिका, जहां एक ऐसी जगह है जो अपने आप में एक मिस्ट्री है। ये है नाज़का लाइंस। पेरू के नाज़का डेजर्ट में जमीन पर बने हुए ये विशाल पैटर्न्स पूरी दुनिया को हैरान करते हैं। कोई नहीं जानता कि ये लाइंस किसने बनाई और क्यों बनाई। ये लाइंस इतनी विशाल हैं कि इन्हें केवल आसमान से ही देखा जा सकता है। लेकिन 2022 में साइंटिस्ट ने ड्रोन्स का यूज करके इन लाइंस के नए पैटर्न्स और डिजाइन्स खोजे। ये खोजें हमें और भी हैरान कर देती हैं। ये नए सिंबल्स अब तक की जानकारी से अलग हैं। इन नए पैटर्न्स ने पुरानी थ्योरीज को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। क्या ये लाइंस किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का संदेश है? कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियंस के द्वारा छोड़ा गया संदेश हो सकता है, या फिर इनका कोई और मतलब है। क्या ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की कला का हिस्सा है? साइंटिस्ट्स आज भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइंस किसने और क्यों बनाई। हर नई खोज के साथ ये रहस्य और गहरा होता जा रहा है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये लाइंस एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर थी। ये लाइंस सितारों और ग्रहों की स्थिति को दर्शाती हैं। कुछ का कहना है कि ये रिलीजियस सेरेमोनीज के लिए बनाई गई थी। ये लाइंस प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा हो सकती है। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हर कोई अपनी अपनी थ्योरीज देता है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं कर पाया है। नाज़का लाइंस एक बार फिर से ये साबित करती हैं कि हमारी दुनिया कितनी मिस्टीरियस है और हम कितना कम जानते हैं।
ये लाइंस हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या हम कभी इस राज को सुलझा पाएंगे, या फिर ये लाइंस हमेशा हमारे लिए एक पजल बनी रहेंगी? ये सवाल हमें हमेशा फैसिनेट करता रहेगा, और शायद यही इस रहस्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है। चैप्टर 5। दोस्तों, अब चलते हैं चाइना, जहां एक ऐसी खोज हुई है जिसने ह्यूमन एवोल्यूशन के थ्योरीज को हिला के रख दिया है। ये है ड्रैगन मैन स्कल। 2021 में चाइना में एक स्कल मिला जो निएंडरथाल से भी पुराना है। साइंटिस्ट्स ने इस स्कल को ड्रैगन मैन का नाम दिया है। ये स्कल एक नई प्रजाति का है जो इंसानों से भी ज्यादा एडवांस थी। इमेजिन करो, एक ऐसी प्रजाति जिसके बारे में हम जानते तक नहीं थे, वो हमसे भी ज्यादा डेवलप्ड थी। क्या हम अकेली इंटेलिजेंट प्रजाति थे जो कभी इस धरती पर रही थी, या फिर हमसे पहले और भी प्रजातियां थीं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते? ड्रैगन मैन स्कल की खोज ने ह्यूमन एवोल्यूशन के थ्योरीज को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब साइंटिस्ट्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नई प्रजाति कहां से आई थी, ये कैसे एक्सटिंक्ट हुई, और इनका इंसानों से क्या रिश्ता था। क्या हम कभी ड्रैगन मैन के राज जान पाएंगे, या फिर ये हमेशा एक मिस्ट्री बना रहेगा? ऊतरो दोस्तों, ये डिस्कवरीज सिर्फ एक शुरुआत हैं। इतिहास के इन छुपाए हुए राजों ने हमेशा से इंसान को हैरान किया है, और आने वाले समय में हमें और भी चमत्कारी राज मिलने वाले हैं। कौन जानता है, शायद कल हम कोई ऐसा सबूत पा लें जो पूरी इंसानी सभ्यता का इतिहास बदल दे। हमारे इतिहास में और भी कई चैप्टर्स हैं जो अभी तक अनछुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि कौन सी डिस्कवरी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स पर, जहां हम डिस्कस करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रहस्य और चमत्कारों के बारे में। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा खतरनाक भी। आज हम बात करेंगे टॉप 10 रियल ब्लैक मैजिक के बारे में, इनके मंत्रों और उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में। यदि आपको लगता है कि आप इस टॉपिक को हैंडल कर सकते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली विद्या जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो है अघोरी विद्या। ये विद्या सदियों पुरानी है और रहस्यमयी शक्तियों से भरी हुई है। एक ऐसी विद्या जिसमें शमशान घाटों में किया जाता है काला जादू। शमशान घाट जहां जीवन और मृत्यु का संगम होता है, वहां अघोरिस अपनी साधना करते हैं। ये विद्या काफी पुरानी है और कहा जाता है कि अघोरिस अपने मंत्रों से आत्माओं को बुलाने की शक्ति रखते हैं। इन मंत्रों का जाप करते हुए वे आत्माओं से संवाद स्थापित करते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। ये है वो मंत्र जिसका जाप कर अघोरी श्मशान की शक्तियों को जगाते हैं, आत्माओं से संबंध बनाते हैं। इन मंत्रों का सही उच्चारण और विधि से जाप करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, ये विद्या खतरनाक भी है। इस विद्या में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस काला जादू का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर ये सही से ना किया जाए तो करने वाले की खुद की आत्मा को नुकसान हो सकता है। कई बार गलत मंत्रों का जाप या विधि में त्रुटि होने पर आत्माएं क्रोधित हो जाती हैं। यदि आत्मा को शांति नहीं मिली तो ये आपका पीछा कर सकती है हमेशा के लिए। ये आत्माएं तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिल जाती। इसलिए अघोरी विद्या का अभ्यास करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी विद्या की जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, वशीकरण। वशीकरण मंत्र एक ऐसी कला है जिसमें किसी को अपने वश में किया जाता है। ये मंत्र अक्सर प्रेम में या दुश्मनों को काबू करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मंत्र सही नियत से प्रयोग किया जाए तो शायद किसी के दिल में प्यार जगा सकता है, लेकिन अगर इस मंत्र का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके जीवन में इमोशनल और मेंटल इंस्टेबिलिटी ला सकता है। आप जिसे वश में करना चाहते हैं वो खुद को खो सकता है हमेशा के लिए।
तीसरी विद्या जो अक्सर कहानियों में सुनी जाती है वो है मोहिनी विद्या। मोहिनी विद्या का उपयोग किसी को मोहित करने के लिए होता है। अक्सर ये प्यार और आकर्षण के लिए किया जाता है। ये मंत्र कहा जाता है कि अप्सराओं की शक्ति से भरा है। लेकिन क्या आप इस खेल में शामिल होना चाहेंगे? ये मंत्र टेम्पररी इफेक्ट्स देता है और अगर ओवर यूज्ड किया गया तो इसका प्रभाव खतरनाक भी हो सकता है, जैसे कि व्यक्ति का दिमाग विचलित हो जाना। क्या आप किसी को अपने मोह जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहेंगे? चैप्टर 4 प्रेत सधाना, आत्माओं से खेल। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसी विद्या पर जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, प्रेत सधाना। प्रेत सधाना यानी कि भूत को बुलाना और उनकी शक्तियों का उपयोग करना। ये एक बड़ी रिस्की कला मानी जाती है। ये मंत्र कहा जाता है कि आत्माओं के द्वार खोल देता है, लेकिन क्या आप उसके पार देखने की हिम्मत रखते हैं? यदि साधना फेल हो गई तो आत्मा आपको काबू कर सकती है और आपके जीवन में नाश ला सकती है। आपकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। चैप्टर 5 मारण मंत्र, मौत का मंत्र। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी विद्या की जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं, मारण मंत्र। ये एक प्राचीन और रहस्यमयी विद्या है जो सदियों से गुप्त रखी गई है। मारण मंत्र एक ऐसी विद्या है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है। इसे करने वाले को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही घातक हो सकता है। इसका प्रभाव कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। यह मंत्र किसी की जान लेने की शक्ति रखता है और इसका उपयोग केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही किया जाता है। यह मंत्र कहा जाता है कि यमराज को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। लेकिन क्या आप किसी की आत्मा की कीमत चुका सकते हैं? यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि आत्मा की कीमत कोई नहीं चुका सकता। अगर ये मंत्र गलत हो गया तो ये आप पर ही वापस आ सकता है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे करने से पहले बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मौत का खेल खेलने वाला खुद मौत का शिकार हो सकता है। यह मंत्र एक दोधारी तलवार की तरह है जो दोनों तरफ से काटता है। इसलिए इसे केवल वही लोग करें जो इसके परिणामों को समझते हैं और इसके लिए तैयार हैं। चैप्टर 6 पिशाचिनी विद्या, प्रेत आत्माओं का तांडव। दोस्तों, अब हम प्रवेश करते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान और पिशाच का मेल होता है। पिशाचिनी विद्या। पिशाचिनी विद्या एक ऐसी शक्ति है जिसमें भूत प्रेत की मदद से अपने दुश्मनों को डराया या मार दिया जाता है। ये मंत्र कहा जाता है कि प्रेतात्माओं को आपके वश में कर सकता है, लेकिन क्या आप उनकी भूख मिटा सकेंगे? आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है और कभी कभी मरण के रास्ते तक भी ले जा सकती है। पिशाच से दोस्ती का अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं एक ऐसी प्राचीन विद्या की जिसका नाम है शबार मंत्रा। शबार मंत्रा एक प्राचीन विद्या है जिसमें अक्सर असुर शक्तियों का उपयोग किया जाता है किसी की हानि करने के लिए। ये मंत्र सिद्धों द्वारा रचित कहा जाता है, लेकिन क्या आप इसकी कीमत चुका सकते हैं? ये मंत्र करने वाले को पागलपन और असुर आत्मा का गुलामी बना सकता है। शक्ति के लिए आत्मा का सौदा, क्या ये सही है? चैप्टर 8 सम्मोहन, मन का मंत्र। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी कला की जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, सम्मोहन। सम्मोहन विद्या का उपयोग व्यक्ति के मन को काबू में करने के लिए होता है। ये कला पुराने समय में राजा महाराजा भी इस्तेमाल करते थे। ये मंत्र कहा जाता है कि किसी के भी मन को मोम की तरह पिघला सकता है, लेकिन क्या आप किसी की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत रखते हैं? इस विद्या का मिसयूज आपको खुद इमोशनल और मेंटल इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेल सकता है। किसी का मन तोड़कर आप अपना मन भी खो सकते हैं। चैप्टर 9 छल विद्या, छल का जाल। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसी विद्या पर जिसका नाम सुनते ही भरोसा टूट जाता है, छल विद्या। छल विद्या का उपयोग लोगों को धोखा देने या उनकी छवि बिगाड़ने के लिए होता है। ये एक खतरनाक कला है। ये मंत्र कहा जाता है कि सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता है, लेकिन क्या आप इस दलदल में फंसना चाहेंगे? ये आपको भी अंधकार में ले जा सकती है और आपका जीवन दुश्मन से भी खराब हो सकता है। छल से जीती हुई जिंदगी हमेशा हार की तरफ ले जाती है। चैप्टर 10
तांत्रिक विद्या, तंत्र का रहस्य। दोस्तों, आखिर में हम आते हैं एक ऐसी विद्या पर जिसका नाम ही काफी है, तांत्रिक विद्या। यह विद्या सदियों से रहस्यमयी और विवादास्पद रही है। तांत्रिक विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें तंत्र और यंत्र का उपयोग करके काला जादू किया जाता है। इसमें मंत्रों और यंत्रों का प्रयोग करके अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। ये विद्या बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। इसके अनुयायी मानते हैं कि यह विद्या उन्हें अलौकिक शक्तियों का अनुभव कराती है। ये मंत्र कहा जाता है कि देवी काली को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। देवी काली को तांत्रिक विद्या में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, लेकिन क्या आप उनकी शक्ति को संभाल सकते हैं? यह सवाल हर तांत्रिक के सामने होता है। देवी काली की शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं है। अगर इस विद्या का उपयोग गलत नियत से किया गया तो आपका अपना जीवन नाश हो सकता है। तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग करने वाले अक्सर भयंकर परिणामों का सामना करते हैं। अक्सर लोग इस विद्या का भूत प्रेत की शक्तियों के साथ गलत प्रयोग करते हैं। ये विद्या उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल शक्ति और नियंत्रण की तलाश में है। तांत्रिक विद्या का रास्ता अंधेरा और खतरनाक है। ये विद्या केवल उन्हीं के लिए है जो इसके रहस्यों को समझने और सम्मान करने के लिए तैयार हैं। तांत्रिक विद्या का सही उपयोग करने वाले इसे एक आध्यात्मिक मार्ग के रूप में देखते हैं। उतरो, द चॉइस इज योर्स दोस्तों। ये थी 10 खतरनाक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस और उनके मंत्र। ये सब विद्या खतरनाक है और उनका सही प्रयोग ना किया जाए तो आप खुद भी उसके साइड इफेक्ट्स के शिकार हो सकते हैं। हमारा सजेशन ये है कि इन चीजों से दूर रहना ही बेटर है, क्योंकि ये आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और रहस्यमय टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखें और अंधकार से दूर रहें। ओ देवा श्री गुल देवा, जे देवा श्री गुल देवा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा। ओ चूड़दार रहने वालिया, ओ चोटियों पे रहने वालिया, चूड़दार रह चोटियों पे रहने वालिया। ओ देवा श्री गुल देवा, जे देवा श्री गुल देवा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा। ओ चूड़दार रहने वालिया, ओ चोटियों पे रहने वालिया, चूड़दार रह। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि हिमालयस के अंदर कुछ ऐसे संत हैं जो 1000 साल से ज्यादा जीते हैं? क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस मिस्टीरियस क्लेम को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इस सफर पे मेरे साथ चलिए, जहां हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से इस राज को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसको साइंस में कैलोरी रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर हम अपने डेली कैलोरी इंटेक को सिग्निफिकेंटली कम कर दें तो हमारी जिंदगी बियाज सकती है। रिसर्च से पता चला है कि कम कैलोरी लेने से न केवल हमारी उम्र बियाज सकती है, बल्कि इससे कई बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है। हिमालयन संत जो कि संन्यास जीवन व्यतीत करते हैं, अपना जीवन बहुत ही कम खाने पे गुजारते हैं। साइंस भी ये मान चुका है कि लो कैलोरी डाइट से हमारे शरीर के सेल्स को होने वाला नुकसान कम होता है और हमारी उम्र बियाज सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के लिए बहुत स्ट्रांग विल पावर और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के लिए बहुत स्ट्रांग विल पावर और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इसके लिए हमें अपने खाने की आदतों को पूरी तरह से बदलना पड़ता है। हिमालयन संत ने सालों की तपस्या से अपने आप को इस लायक बनाया है कि वो कम से कम खाने में अपना जीवन निर्वाह कर सकें। उनके जीवन का यह तरीका हमें सिखाता है कि कैसे संयम और अनुशासन से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम भी अपने जीवन में थोड़ा संयम और अनुशासन लाएं, तो हम भी स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों,
क्या आप तैयार हैं? बस 1 मिनट दोस्तों, अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हो और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपका एक छोटा सा एक्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलना, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी चलेगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मैं सुधर सकता हूँ। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छे कंटेंट बना के आपके लिए लाता रहूं। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में ये बदलाव लाने के लिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल टूल की जिसका नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी प्राचीन कला है जो हमारे मन और शरीर दोनों को शांति प्रदान करती है। हिमालयन संत अपना ज्यादातर समय मेडिटेशन में ही व्यतीत करते हैं। वे मानते हैं कि मेडिटेशन से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। साइंस भी अब यह मान चुका है कि मेडिटेशन के हमारे शरीर पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित मेडिटेशन से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। मेडिटेशन से हमारे शरीर में टेलोमेरस की लेंथ बढ़ती है। टेलोमेरस हमारे डीएनए के छोर पर पाए जाने वाले संरचनाएं हैं जो हमारी कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे टेलोमेरस छोटे होते जाते हैं, जिससे हमारी एजिंग प्रोसेस तेज होती है। तनाव हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है और इसे कम करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम स्ट्रेस को कम करते हैं और अपने टेलोमेरस को प्रोटेक्ट करते हैं। इससे हमारी कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे हमारी एजिंग प्रोसेस स्लो होती है और हम लंबी जिंदगी जी सकते हैं। मेडिटेशन से न केवल हमारी उम्र बढ़ती है बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी सुधरती है। हिमालयन संत सालों से मेडिटेशन करते आ रहे हैं। उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन शैली का रहस्य मेडिटेशन में ही छिपा है। उनका जीवन ही मेडिटेशन है। वे हर दिन घंटों मेडिटेशन करते हैं और इससे उन्हें मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। आप रोज सिर्फ 10-15 मिनट मेडिटेट करके अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह न केवल आपके तनाव को कम करेगा बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिमालयस की ऊंचाई में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, लेकिन हिमालयन संत बिना किसी दिक्कत के वहां सालों तक रहते हैं। साइंस कहता है कि जब हम लो ऑक्सीजन लेवल में रहते हैं तो हमारे शरीर में नाम का एक प्रोसेस एक्टिवेट होता है। इस प्रोसेस में हमारे सेल्स स्ट्रेस के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हाइपोक्सिया के और भी कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। हिमालयन संत की लाइफस्टाइल में हाइपोक्सिया एक नेचुरल पार्ट है। दोस्तों, हिमालयस की ठंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वहाँ की ठंड इतनी कड़ाके की होती है कि आम इंसान के लिए वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। वहाँ का टेम्परेचर -, डिग्रीज में चला जाता है। ये ठंड इतनी तीव्र होती है कि पानी भी जम जाता है और हवा में सांस लेना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन हिमालयन संत बिना किसी प्रॉब्लम के इस ठंड में रहते हैं। वे इस ठंड को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं और इसे सहन करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। साइंस कहता है कि जब हम ठंड में जाते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रोसेस एक्टिवेट होता है जिसे हॉर्मेसिस कहते हैं। हॉर्मेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाता है जिससे वो स्ट्रांग हो सके। ये प्रोसेस हमारे शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। हॉर्मेसिस के दौरान हमारे शरीर को हल्का स्ट्रेस मिलता है जिससे हमारी बॉडी उस स्ट्रेस को सहन करने के लिए और भी मजबूत हो जाती है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक प्रशिक्षण है। ठंड एक नेचुरल हॉर्मेटिक स्ट्रेसर है। जब हम ठंड में जाते हैं तो हमारे शरीर को उस ठंड से निपटने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब हम ठंड में जाते हैं तो हमारे शरीर को टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में हमारा मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। इससे हमारे मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है, हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। ठंड के संपर्क में आने से हमारी बॉडी की सहनशीलता भी बढ़ती है। हिमालयन संत का जीवन ही ठंड में व्यतीत होता है। वे इस ठंड को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और इसे सहन करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वो ठंड में नहाते हैं, ठंड में मेडिटेट करते हैं और ठंड में ही सोते हैं। उनके लिए यह एक सामान्य जीवन शैली है। हॉर्मेसिस सिर्फ ठंड के लिए ही नहीं है। यह प्रक्रिया किसी भी प्रकार के स्ट्रेस के लिए लागू हो सकती है। ये हम किसी भी तरह के स्ट्रेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। हर प्रकार का स्ट्रेस हमारे शरीर को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है, अगर उसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है। हिमालयन संत सालों से फास्टिंग करते आ रहे हैं। साइंस कहता है कि जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे शरीर में नाम का एक प्रोसेस एक्टिवेट होता है। ऑटोफेजी एक नेचुरल क्लेंजिंग प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर के डैमेज सेल्स को रिसाइकल किया जाता है। फास्टिंग के और भी कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वेट लॉस, इंप्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी और रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। लेकिन फास्टिंग करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये सभी के लिए सूटेबल नहीं होता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीन्स हमारे पेरेंट्स से आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे सोचेंगे और कितनी लंबी जिंदगी जी पाएंगे। साइंस कहता है कि कुछ लोगों के जीन्स में नेचुरली बेहतर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे डीएनए को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। हो सकता है कि उनके जीन्स में ऐसे वेरिएशंस हों जिससे उनके डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म ज्यादा एफिशिएंट हों। इस बारे में ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग एरिया है जिससे हमें हिमालयन संत की लंबी जिंदगी के राज के बारे में और जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डार्विन ने का थ्योरी दिया था। इस थ्योरी के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडाप्ट कर लेते हैं, वो सरवाइव कर पाते हैं और आगे बिराज पाते हैं। हिमालयन संत ने भी हिमालयस के हर्ष एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लिया है। वहां का लो ऑक्सीजन लेवल, एक्सट्रीम टेम्परेचर और कम खाना, ये सब उनके लिए नॉर्मल हो चुका है। साइंस कहता है कि जब हम किसी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे हम उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। ये अडेप्टेशंस ही शायद उनकी लंबी जिंदगी का राज है। दोस्तों, आजकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बहुत सुनने को मिलता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स के वजह से होता है। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और एजिंग प्रोसेस को तेज करते हैं। पोल्यूशन, स्मोकिंग, अनहेल्दी खाना, ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हिमालयन संत का लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल और नेचुरल है। साइंस कहता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। अगर हम भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो हमें अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना होगा। दोस्तों, प्राणायाम एक एंशिएंट प्रैक्टिस है जिसमें हम अपनी सांस पे कंट्रोल करना सीखते हैं। हिमालयन संत प्राणायाम के मास्टर होते हैं। साइंस कहता है कि प्राणायाम के हमारे शरीर पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। प्राणायाम से हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और स्ट्रेस लेवल कम होता है। प्राणायाम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन भी बढ़ता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम करने से हम भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। प्राणायाम सीखने के लिए आप किसी क्वालिफाइड टीचर की हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में स्ट्रेस एक आम बात हो गई है। हर कोई किसी न किसी चीज को लेकर स्ट्रेस में रहता है, लेकिन स्ट्रेस हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को खराब करता है। साइंस कहता है कि स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ाता है। लेकिन हिमालयन संत स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। उनके जीवन में कोई टेंशन नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम, ये सब टेक्निक्स हमें स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। अगर हम अपने माइंड को शांत रखना सीख लें तो हम भी हिमालयन संत की तरह लंबी और हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि हिमालयस के संत वाकई में 1000 साल तक जीते हैं? हो सकता है कि उनका सीक्रेट उनके लाइफस्टाइल, उनके डिसिप्लिन और उनके एनवायरनमेंट में छुपा हो। साइंस हमें कुछ हिंट्स जरूर देता है, लेकिन अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है। क्या आपको लगता है कि ये सच है या एक एंशिएंट मिथ? कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की मिस्ट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़ें।
ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। यह तारों, ग्रहों और रहस्यों से भरा हुआ है, जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। इस विशालता में हमारी पृथ्वी एक छोटा सा नीला बिंदु है, जीवन से भरपूर एक ब्रह्मांडीय नखलिस्तान। अरबों प्रजातियों में जो पृथ्वी को अपना घर कहती है, एक सबसे अलग है, होमो सेपियंस। हम इंसान हैं, सोचने वाला वानर, वह प्रजाति जो यह पूछने की हिम्मत करती है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी यात्रा अरबों साल पहले हमारे ग्रह के निर्माण के साथ शुरू होती है। युगों तक पृथ्वी पर जीवन सरल था, जिसमें एकल कोशिका वाले जीव शामिल थे। फिर कुछ असाधारण हुआ, जीवन जटिल हो गया, लाखों वर्षों में विकसित और विविधतापूर्ण होता गया। इस प्रक्रिया ने अंततः हमें जन्म दिया। हमारे पूर्वज, पहले मानव, हमसे बहुत अलग थे। वे सीधे चलते थे, लेकिन उनके दिमाग छोटे थे और उनके उपकरण आदिम थे। ये शुरुआती इंसान अफ्रीका में रहते थे। उनका जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। उन्होंने शिकार किया, इकट्ठा किया और अपने बदलते परिवेश के अनुकूल होना सीखा। समय के साथ हमारे पूर्वजों ने नए कौशल और ज्ञान का विकास किया। उन्होंने आग की खोज की, जिससे गर्मी मिली और भोजन पकाने का एक तरीका मिला। उन्होंने शिकार और रोजमर्रा के कामों के लिए बेहतर उपकरण बनाए। उनका संचार अधिक जटिल हो गया, जिससे भाषा की नींव पड़ी। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीकी महाद्वीप पर एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो सेपियंस। हम अलग थे, हमारे दिमाग बड़े थे और हम अमूर्त विचार करने में सक्षम थे। अलग तरह से सोचने की इस क्षमता ने हमें कुछ नया बनाने, नया करने और अंततः ग्रह पर हावी होने की अनुमति दी। हम अफ्रीका से बाहर निकले और पूरी दुनिया में फैल गए। हमारा सामना अन्य मानव प्रजातियों से हुआ, जैसे कि निएंडरथल, लेकिन अंततः हम ही थे जो जीवित रहे। क्यों? विभिन्न वातावरणों में सहयोग करने, जटिल विचारों को संप्रेषित करने और अनुकूलन करने की हमारी क्षमता ने हमें एक अलग फायदा दिया। भाग 4, अपने पर्यावरण में महारत हासिल करना। जैसे जैसे हमने पृथ्वी को आबाद किया, हमने इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल लिया। हमने खेती करना, फसलों की खेती करना और जानवरों को पालतू बनाना सीखा। इससे बसे हुए समाज बने, गांव कस्बों में विकसित हुए और अंततः विशाल शहर बन गए। कृषि क्रांति, जैसा कि यह झांक है, मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। कृषि के साथ अधिशेष भोजन आया, जिसने कुछ व्यक्तियों को अन्य कौशलों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए मुक्त कर दिया। इससे शिल्प, व्यापार और संगठित समाज की शुरुआत हुई। हमने साम्राज्यों का निर्माण किया, युद्ध छेड़े और कला, दर्शन और विज्ञान में अविश्वसनीय प्रगति की। भाग 5, एक भविष्यवाणी। कल्कि की भविष्यवाणी। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है, एक ऐसी कथा जो समय के साथ और भी गहरी होती गई है। पूरे इतिहास में मनुष्य ब्रह्मांड में अपने स्थान से जूझता रहा है। हम हमेशा से यह जानने की कोशिश करते रहे हैं कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। हमने सितारों से, प्रकृति से और अपने भीतर से उत्तर मांगे हैं। प्राचीन खगोलविदों ने आकाश में संकेत खोजे, ऋषियों ने ध्यान में गहरे उतरकर सत्य की खोज की और विद्वानों ने प्राचीन पांडुलिपियों में छिपे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया। कई संस्कृतियों में समय के अंत के बारे में मिथक और भविष्यवाणियां हैं, और ऐसी ही एक भविष्यवाणी प्राचीन भारत से मिलती है, कल्कि की कहानी। यह भविष्यवाणी न केवल एक अंत की बात करती है, बल्कि एक नए आरंभ की भी बात करती है। कल्कि को हिंदू धर्म में रक्षक देवता विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, अपने हर अवतार में धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह ऐसे समय में प्रकट होंगे जब दुनिया अंधेरे और अराजकता से घिरी होगी, जब नैतिकता और धर्म का पतन हो चुका होगा और जब मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर होगी। एक सफेद घोड़े की सवारी करते हुए और बुराई को मिटाने और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करने के लिए एक ज्वलंत तलवार लहराती है। ये दृश्य न केवल एक योद्धा का है,
बल्कि एक उद्धारकर्ता का भी है जो न्याय और शांति की स्थापना के लिए आया है। कुछ व्याख्याएं कल्कि के आगमन को 2898 ईस्वी से जोड़ती हैं, जबकि अन्य इसे एक प्रतीकात्मक समय मानते हैं जो मानवता के जागरण और पुनर्जागरण का संकेत देता है, जो महान उथल पुथल और परिवर्तन के समय का सुझाव देती है। यह समय न केवल विनाश का है बल्कि पुनर्निर्माण का भी है, एक ऐसा समय जब पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी और नई व्यवस्थाएं स्थापित होंगी। यह भविष्यवाणी हमें यह याद दिलाती है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है और हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा आता है। भाग 6 2008 198 ईस्वी अंत और शुरुआत का वर्ष। वर्ष 2898 ईस्वी भविष्य में बहुत दूर लगता है, एक ऐसी तारीख जो रहस्य और अटकलों में डूबी हुई है। यह एक ऐसा समय है जो विज्ञान कथा और कल्पना की सीमाओं को पार करता है, जहां तकनीक और मानवता के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। क्या यह वह वर्ष हो सकता है जिसकी भविष्यवाणी प्राचीन ग्रंथों में की गई थी? एक ऐसा समय जब हम जिस दुनिया को जानते हैं उसका अंत होता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई भविष्यवाणियां और मिथक हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, या यह केवल व्याख्या के लिए खुली तारीख है। समय की चक्रीय प्रकृति और परिवर्तन की अनिवार्यता का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। समय की चक्रीय प्रकृति हमें यह सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है और परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जबकि कल्कि की भविष्यवाणी पौराणिक कथाओं में निहित है। यह हमारे भविष्य के बारे में पेचीदा प्रश्न उठाती है। क्या ये भविष्यवाणियां केवल कहानियां हैं या वे हमारे भविष्य के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन का काम करती हैं? क्या मानवता को एक प्रलयकारी घटना का सामना करना पड़ेगा जो हमारे लचीलेपन और परिवर्तन की क्षमता की परीक्षा होगी? इतिहास ने हमें सिखाया है कि मानवता ने हमेशा आपदाओं से उबरने और पुनर्निर्माण करने की क्षमता दिखाई है। क्या भविष्य में भी हम इसी तरह की चुनौतियों का सामना करेंगे और उनसे उबरेंगे, या हम अपने कार्यों और विकल्पों के माध्यम से भविष्य को आकार देते हुए अपना भाग्य खुद बनाएंगे? हमारे वर्तमान निर्णय और कार्य हमारे भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां तकनीक और मानवता मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। यह हमारे ऊपर है कि हम अपने भाग्य को कैसे आकार देते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और समृद्ध दुनिया का निर्माण करते हैं। भाग 7 भीतर का खतरा। हमारा अपना सबसे बड़ा दुश्मन। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें अपने अस्तित्व के लिए बहुत ही वास्तविक खतरों का सामना करना पड़ता है। ये खतरे केवल बाहरी नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने कार्यों और निर्णयों का परिणाम भी हैं। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चिंता का विषय है जो हमारे ग्रह के हर कोने को प्रभावित कर रहा है। बढ़ते तापमान, अत्यधिक मौसमी घटनाओं और समुद्र के बढ़ते स्तर से हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को खतरा है। ये घटनाएं न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि मानव जीवन को भी प्रभावित कर रही है। समुद्र के बढ़ते स्तर से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और कटाव हो रहा है, जिससे लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। हम प्रदूषण, वनों की कटाई और प्लास्टिक कचरे के मुद्दों से भी जूझ रहे हैं, जो हमारे अपने कार्यों के परिणाम हैं। संसाधनों की कमी और अत्यधिक दोहन ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों को खतरे में डाल दिया है। ये समस्याएं हमारे अपने कार्यों और लालच का परिणाम है, जो हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि शायद हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा हमारे भीतर ही है। मानव इतिहास लालच, असहिष्णुता और सत्ता की खोज से प्रेरित संघर्ष से भरा हुआ है। युद्ध, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष ने हमारे समाजों को विभाजित किया है और अनगिनत जीवन नष्ट किए हैं। विनाश की हमारी क्षमता उतनी ही महान है जितनी सृजन की हमारी क्षमता। हमने परमाणु हथियार बनाए हैं जो पूरी मानवता को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने अद्भुत तकनीकी नवाचार भी किए हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सवाल यह है
कि क्या हम अपनी आत्म विनाशकारी प्रवृत्तियों को दूर करना सीख सकते हैं और एक अधिक टिकाऊ और न्याय संगत भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हमें अपने भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि हमारे कार्यों का हमारे गृह और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हम एक ऐसा भविष्य बना सकें जो सभी के लिए सुरक्षित और समृद्ध हो। यह समय है कि हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें और सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं। हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़नी होगी। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खुद को हरा सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले। इमेजिन करो, गैस और डस्ट का एक बड़ा सा क्लाउड, जिसे नेबुला कहते हैं, स्पेस में तैर रहा है। यह क्लाउड बहुत बड़ा था, हमारे पूरे सोलर सिस्टम से भी बड़ा। वक्त के साथ ग्रेविटी ने क्लाउड के सब कुछ अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। क्लाउड जब अंदर की तरफ कोलैप्स होने लगा तो वह घूमने लगा और तेज उसका सेंटर इतना गर्म और डेंस हो गया कि एटम्स आपस में फ्यूज होने लगे। इस फ्यूजन से बहुत सारी एनर्जी निकली और इसी तरह हमारे सूर्य देवता का जन्म हुआ। सूर्य देवता का जन्म कोई शांत इवेंट नहीं था। उन्होंने अपने आसपास एनर्जी और पार्टिकल्स की वेव्स ब्लास्ट की, लेकिन उन्होंने कुछ और भी बनाया, हमारे प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें हमारी अपनी धरती भी शामिल है। शुरुआती सोलर सिस्टम बहुत ही कैओटिक जगह थी। डस्ट और गैस नए बने सूर्य देवता के चारों तरफ घूम रहे थे। लाखों सालों में ग्रेविटी ने इन पार्टिकल्स को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। वह आपस में टकराते रहे और जुड़े, जिससे बड़े और बड़े बॉडीज बनते गए। इनमें से एक बॉडी हमारी धरती बनी। जवानी में धरती एक गर्म पिघले हुए पत्थर की गोली थी। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स इसके सरफेस पे बरसते थे। वोल्केनोज फटते थे, लावा और गैसेस एटमॉस्फेयर में फेंकते थे। लेकिन धीरे धीरे बहुत लंबे समय में धरती ठंडी होने लगी। जैसे जैसे धरती की सरफेस ठंडी हुई, एक पतली क्रस्ट बनती गई। ये क्रस्ट वोल्केनोज के फटने और एस्टेरॉइड्स के गिरने से बदलती रही। वह एक कठिन और खतरनाक एनवायरनमेंट था, लेकिन यह धरती के इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप था। इमेजिन करो एक ऐसा टाइम जब आज के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, एक बड़े से लैंड मैस में। इस सुपर कॉन्टिनेंट को पेंगिया कहते हैं। यह लाखों साल पहले एग्जिस्ट करता था। पेंगिया के चारों तरफ एक ही समुद्र था, जिसका नाम था पैंथालासा। पेंगिया एक अजीब और वंडरफुल जगह थी। डायनासोर्स इसके जुड़े हुए लैंडस्केप्स पे घूमते थे। इस बड़े से कॉन्टिनेंट में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट जगह जगह बहुत अलग अलग था, लेकिन पेंगिया हमेशा के लिए नहीं बना था। धरती के अंदर फोर्सेस काम कर रही थीं, जो हमारे प्लैनेट के सरफेस को बदलने वाली थीं। ये फोर्सेस, जो धरती की इंटरनल हीट से चलती थीं, पेंगिया को तोड़ने वाली थीं और कॉन्टिनेंट्स को अलग करने वाली थीं। धरती की आउटर लेयर, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, कई बड़े पीसेस में टूटी हुई है, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स धरती के मैंटल में पिघले हुए पत्थर की लेयर पे तैरती रहती हैं। इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज फटते हैं और माउंटेन्स और ओशन बेसिन्स बनते हैं। करीब 200 मिलियन साल पहले पेंगिया टूटना शुरू हुआ। टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे मूव हुई और शिफ्ट हुई, कॉन्टिनेंट्स को अपने साथ ले जाती हुई। लाखों सालों में पेंगिया छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूट गया और आखिरकार वह फेमिलियर लैंड मैसेस बन गए, जो आज हम देखते हैं। कॉन्टिनेंट्स का ये ड्रिफ्टिंग आज भी हो रहा है, हालांकि बहुत ही स्लो है। कॉन्टिनेंट्स कुछ सेंटीमीटर्स पर ईयर की स्पीड से मूव करते हैं, उतनी ही स्पीड से जितनी स्पीड से आपके नाखून बढ़ाते हैं। सेक्शन 5, माउंटेन मैजेस्टी। कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स धरती को स्कल्प्ट करते हैं। धरती की कुछ सबसे ऑ इंस्पायरिंग फीचर्स। माउंटेन्स प्लेट टेक्टोनिक्स की पावरफुल फोर्सेस से बनती है। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं,
तो वह एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेशर से पुश करती हैं। इस प्रेशर से जमीन बकल होती है, फोल्ड होती है और अपलिफ्ट होती है, जिससे ऊंची ऊंची माउंटेन रेंजेस बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालयास इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से बने हैं। यह टक्कर, जो करीब 50 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी, आज भी जारी है, जिससे हिमालयास और ऊंचे होते जा रहे हैं। हिमालयास आज भी ग्रो कर रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की पावर का एक सबूत। माउंटेन्स धरती के सरफेस पे परमानेंट नहीं होते। लाखों सालों में वह धीरे धीरे इरोजन की वजह से घिस जाते हैं, हवा, पानी और बर्फ से। लेकिन जैसे जैसे पुराने माउंटेन्स घिस जाते हैं, नए माउंटेन्स प्लेट टेक्टोनिक्स की फोर्सेस से बनते रहते हैं। सेक्शन 6, रिवर्स ऑफ लाइफ। वक्त के साथ पैथ्स बनाते हुए। रिवर्स धरती की आर्टरीज की तरह हैं, जो पानी और लाइफ गिविंग न्यूट्रिएंट्स को कॉन्टिनेंट्स में ले जाती हैं। वह लैंडस्केप्स को शेप देने और इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन पानी के ये बहते हुए बॉडीज बनते कैसे हैं? रिवर्स अक्सर माउंटेन्स में ऊपर से शुरू होते हैं, जहां बारिश, पिघलती हुई बर्फ या स्प्रिंग्स पानी का सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ग्रेविटी पानी को नीचे की तरफ खींचती है, जिससे वक्त के साथ चैनल्स और वैलीज बनते जाते हैं। जैसे जैसे रिवर्स बहते हैं, वह जमीन को इरोड करते हैं, सेडिमेंट को अपने साथ नीचे ले जाते हैं और दूसरी जगह डिपॉजिट करते हैं। रिवर्स कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं। इरोजन, फ्लड्स और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से वक्त के साथ अपने कोर्सेज को रीशेप करते रहते हैं। वह डायनामिक फोर्सेस हैं जो लैंडस्केप के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं अपने बैंक्स के साथ और अपने पानी में लाइफ की डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। सेक्शन 7, ओशंस ऑफ वंडर, विशाल और रहस्यमय। ओशंस धरती के सरफेस का 70% से ज्यादा कवर करते हैं, फिर भी वह हमारे प्लैनेट की सबसे मिस्टीरियस और अनएक्सप्लोर्ड जगहों में से एक है। पानी के यह बड़े से बॉडीज लाइफ की एक इनक्रेडिबल अरे का घर है। माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन से लेकर जायंट व्हेल्स तक, ओशंस धरती के इतिहास में बहुत पहले बने थे। जैसे जैसे प्लैनेट ठंडी हुई, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कंडेंस हुआ और बारिश की तरह गिरा, जिससे ओशन बेसिन्स भर गए। ओशंस हमेशा मोशन में रहते हैं। करंट्स, विंड, टाइड्स और पानी की डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से चलते हैं। ओशन फ्लोर कॉन्टिनेंट्स की तरह ही वेरिड है, जहां ऊंचे ऊंचे अंडर वाटर माउंटेन्स हैं, डीप ट्रेंचेस हैं और बड़े बड़े प्लेन्स हैं। मिड ओशन रिजेस के साथ वोल्केनिक एक्टिविटी नई क्रस्ट बनाती है, जबकि ट्रेंचेस उस जगह को मार्क करते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। सेक्शन 8, धरती की रेस्टलेस स्पिरिट, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स और बदलाव। धरती एक डायनामिक प्लैनेट है जो कॉन्स्टेंटली बदल रही है और इवॉल्व हो रही है। वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स हमारे पैरों के नीचे काम कर रही पावरफुल फोर्सेस की ड्रामेटिक याद दिलाते हैं। यह इवेंट्स हालांकि पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव होते हैं, धरती के सरफेस को शेप देने और उसके क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए भी एसेंशियल हैं। वोल्केनोज धरती की क्रस्ट में वेंट्स होते हैं, जहां से पिघला हुआ पत्थर, राख और गैसेस फटते हैं। वह अक्सर टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज के साथ पाए जाते हैं, जहां धरती के मैंटल से मैग्मा ऊपर सरफेस पे आता है। वोल्केनिक इरप्शंस डिस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव दोनों हो सकते हैं, लैंडस्केप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और साथ ही नई जमीन भी बनाते हैं। अर्थक्वेक्स तब आते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक शिफ्ट होती है, जिससे एनर्जी सेस्मिक वेव्स की फॉर्म में रिलीज होती है। ये वेव्स धरती में ट्रैवल कर सकती हैं, जिससे जमीन हिलती है और कभी-कभी सुनामीज भी आते हैं। हालांकि अर्थक्वेक्स बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, वह धरती की क्रस्ट के अंदर स्ट्रेस को रिलीव करने में भी हेल्प करते हैं। सेक्शन 9, कॉस्मिक कजिन्स, हमारे प्लैनेटरी नेबर्स की एक झलक। हमारा सोलर सिस्टम अलग अलग तरह के प्लैनेट्स का घर है, हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वीनस की स्कॉचिंग हीट से लेकर सैटर्न के आइसी रिंग्स तक, ये सेलेस्टियल बॉडीज हमें कॉस्मोस की वास्टनेस और वंडर की झलक दिखाते हैं। मार्स, जिसे अक्सर रेड प्लैनेट भी कहते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड है जिसका एटमॉस्फेयर पतला है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मार्स कभी ज्यादा गर्म और गीला रहा होगा और हो सकता है कि वहां लाइफ भी रही हो। जुपिटर, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, एक गैस जायंट है जिसका एटमॉस्फेयर स्वर्लिंग है और जिसके रिंग्स फेंट हैं। सैटर्न, जो अपने स्पेक्टैकुलर रिंग्स के लिए जाना जाता है, एक और गैस जायंट है जिसके मून्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये प्लैनेट्स और उनके मून साइंटिस्ट्स को फैसिनेट करते रहते हैं।
प्लैनेटरी सिस्टम्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में क्लूज देते रहते हैं। सेक्शन 10 अनआंसर्ड क्वेश्चंस, कॉस्मोस के रहस्य। हालांकि हमने अपने प्लैनेट और यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, फिर भी कई रहस्य बने हुए हैं। धरती पे लाइफ कैसे आई? क्या हम कॉस्मोस में अकेले हैं? यूनिवर्स का क्या होगा? ये क्वेश्चन साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स को इंस्पायर करते रहते हैं, हमें नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने और अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करते हैं। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा और ऑ इंस्पायरिंग जगह है जो वंडर और ब्यूटी से भरी हुई है। जैसे जैसे हम सीखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, हम सब चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस के लिए और ज्यादा एप्रिशिएशन गेन करते हैं। डिस्कवरी का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर नई डिस्कवरी और ज्यादा क्वेश्चंस लाती है, हमारी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाती है और हमें कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए इंस्पायर करती है। मेरा तोला नहीं आया तोला, वे मेरा तोला नहीं आया तोला, वे मेरा जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफ कर दो भैया। मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पर एक साया मंडरा रहा है। ये बदले का साया है जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने डाला है। ये कहानी है एक ऐसी रंजिश की जो सालों से चली आ रही है, गुस्से से भरी हुई। ये सब शुरू हुआ एक काले हिरण से जो एक संरक्षित प्रजाति है और एक गोली से। ये एक ऐसी कहानी है जहां कानून, परंपरा और बदला आपस में टकराते हैं। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई के गुप्त प्लान की, एक ऐसा प्लान जो सलमान खान की जान के लिए खतरा बना हुआ है। साल था 1998। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग राजस्थान के दिल में हो रही थी। सलमान खान समेत स्टार स्टडेड कास्ट अपने करियर के शिखर पर थे, लेकिन चमक दमक के पीछे एक तूफान उठ रहा था। एक रात अंधेरे की आड़ में गोलियों की आवाज गूंज उठी। दो काले हिरण जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है और बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र हैं, मृत पाए गए। सलमान खान पर ट्रिगर दबाने का आरोप लगा। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बिश्नोई समुदाय, जो प्रकृति की रक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, आक्रोश से भर गया। उन्होंने मारे गए जानवरों के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने इस कृत्य को अपनी मान्यताओं और अपने जीवन के तरीके पर सीधा हमला माना। ठीक है, आपने सबको कोर्ट में पहचाना, लाइट में देखा था आपने? हाँ, लाइट में देखा। तो ये लाइट आज चांदनी रात थी। चांदनी रात थी। चांदनी रात थी। अदालती मामला सालों तक चला। हर सुनवाई के साथ लोगों की उम्मीदें और चिंताएं बढ़ती गईं। सलमान खान के प्रशंसक और विरोधी दोनों ही इस मामले पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। देश की निगाहें हर घटनाक्रम पर टिकी हुई थीं। हर नई खबर, हर नई गवाही, हर नई तारीख पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तीव्र होती गईं। आखिरकार 2018 में फैसला आया। यह एक ऐसा दिन था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सलमान खान को दोषी पाया गया और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ये फैसला सुनते ही पूरे देश में हलचल मच गई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और हर कोई इस पर अपनी राय देने लगा। बिश्नोई, आपने देखा था क्या आपको लगा कि सलमान ने शिकार किया था? आपने क्या वो बोला था अपने कोर्ट में? नहीं, मैंने जो बोलना था मैंने कोर्ट में बोल दिया। मैं इस बारे में अब मैं टिप्पणी करने में मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? बस अब नहीं है, डर लगता है भाई। बिश्नोई समुदाय के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने इसे अपने संघर्ष और धैर्य की जीत के रूप में देखा। न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास बहाल हुआ। उन्होंने इसे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की जीत के रूप में मनाया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के लिए, जो एक युवा और महत्वाकांक्षी गैंगस्टर था और खुद को अपने समुदाय का रक्षक मानता था, ये काफी नहीं था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने बदला लेने की कसम खाई। उसके लिए यह व्यक्तिगत सम्मान और समुदाय की प्रतिष्ठा का सवाल था। उसने सलमान खान को अपने समुदाय के मूल्यों के प्रति अनादर और उपेक्षा के प्रतीक के रूप में देखा। ये उसके लिए एक अपमान था जिसे वह सहन नहीं कर सकता था। इसने एक खतरनाक जुनून की शुरुआत को चिह्नित किया।
यह जुनून धीरे धीरे एक खतरनाक योजना में बदलने लगा। एक ऐसा जुनून जिससे सलमान खान की जान को खतरा था। सलमान खान के लिए यह एक नई चुनौती थी और उनके प्रशंसकों के लिए एक नई चिंता। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। जीवन का टारगेट उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि सलमान खान को अपने अपराध की सजा भुगतनी होगी। सलाखों के पीछे से बिश्नोई ने ऐलान किया, उसे सजा दी जाएगी, उसका शिकार किया जाएगा। उसकी बातों ने कई लोगों की रीढ़ की हड्डी हिला दी। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। जेल से भी बिश्नोई का काफी प्रभाव था। उसके पास एक वफादार गैंग था जो उसके हर आदेश को पूरा करने के लिए तैयार था। खतरा असली था। सलमान खान की सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई। अपने बेफिक्री भरे रवैये के लिए जाने जाने वाले अभिनेता अब लगातार डर के साए में जी रहे थे। भाग 5। नुकसान की फुसफुसाहट, धमकी भरे खत। सलमान खान के खिलाफ धमकियां सामने आने लगीं। अभिनेता को नुकसान पहुंचाने की साजिश की फुसफुसाहट पुलिस तक पहुंची। फिर आए खत, भयानक खत जिसमें हिंसा की धमकी दी गई थी और भारी फिरौती की मांग की गई थी। ये किसी अकेले भेड़िए की हरकतें नहीं थीं, बल्कि एक सुसंगठित आपराधिक नेटवर्क की थीं। अधिकारियों के मन में कोई संदेह नहीं रह गया था। लॉरेंस बिश्नोई अपने बदले को लेकर गंभीर था। दबाव बना हुआ था। पुलिस समय के खिलाफ दौड़ में थी। उन्हें सलमान खान के जीवन के लिए खतरे को बेअसर करने का कोई तरीका खोजना था। लेकिन चालाक और क्रूर बिश्नोई हमेशा एक कदम आगे था। भाग 6। राजस्थान की रेत से एक गैंगस्टर का उदय। लॉरेंस बिश्नोई का कुख्याति तक पहुंचना एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। यह कहानी जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि सलमान खान को अपने अपराध की सजा भुगतनी होगी। सलाखों के पीछे से बिश्नोई ने ऐलान किया, उसे सजा दी जाएगी, उसका शिकार किया जाएगा। उसकी बातों ने कई लोगों की रीढ़ की हड्डी हिला दी। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। जेल से भी बिश्नोई का काफी प्रभाव था। उसके पास एक वफादार गैंग था जो उसके हर आदेश को पूरा करने के लिए तैयार था। खतरा असली था। सलमान खान की सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई। अपने बेफिक्री भरे रवैये के लिए जाने जाने वाले अभिनेता अब लगातार डर के साए में जी रहे थे। भाग 5। नुकसान की फुसफुसाहट, धमकी भरे खत। सलमान खान के खिलाफ धमकियां सामने आने लगीं। अभिनेता को नुकसान पहुंचाने की साजिश की फुसफुसाहट पुलिस तक पहुंची। फिर आए खत, भयानक खत जिसमें हिंसा की धमकी दी गई थी और भारी फिरौती की मांग की गई थी। ये किसी अकेले भेड़िए की हरकतें नहीं थीं, बल्कि एक सुसंगठित आपराधिक नेटवर्क की थीं। अधिकारियों के मन में कोई संदेह नहीं रह गया था। लॉरेंस बिश्नोई अपने बदले को लेकर गंभीर था। दबाव बना हुआ था। पुलिस समय के खिलाफ दौड़ में थी। उन्हें सलमान खान के जीवन के लिए खतरे को बेअसर करने का कोई तरीका खोजना था। लेकिन चालाक और क्रूर बिश्नोई हमेशा एक कदम आगे था। भाग 6। राजस्थान की रेत से एक गैंगस्टर का उदय। लॉरेंस बिश्नोई का कुख्याति तक पहुंचना एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन को अपराध की दुनिया में झोंक दिया। राजस्थान के धूल भरे गांव दुतरनवाली में जन्मे बिश्नोई का बचपन से ही अपराध से सामना हुआ। गरीबी और संघर्ष ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया। वह जल्द ही आपराधिक दुनिया में आगे बढ़ गया और उसने कई राज्यों में आतंक का राज स्थापित किया। उसकी आपराधिक गतिविधियां सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक फैल गईं। उसका गिरोह जबरन वसूली, जमीन हथियाने और हत्या में शामिल था। बिश्नोई ने अपने गिरोह को एक संगठित आपराधिक नेटवर्क में बदल दिया, जो हर तरह के अपराध में लिप्त था। लेकिन बिश्नोई के लिए अपराध सिर्फ एक पेशा नहीं था, ये उसके लिए एक मिशन था। एक ऐसा मिशन जिसमें वह अपने दुश्मनों को सबक सिखाना चाहता था। यह अपना दबदबा कायम करने, डर पैदा करने और उन लोगों से बदला लेने का एक तरीका था जिनके बारे में उनका मानना था कि उन्होंने उसके और उसके समुदाय के साथ गलत किया है। बिश्नोई ने अपने अपराधों को एक व्यक्तिगत युद्ध के रूप में देखा। काला हिरण मामले ने उसे लोकनायक में बदल दिया। इस मामले ने उसे और भी प्रसिद्ध बना दिया और उसके नाम को हर किसी की जुबान पर ला दिया। वह अपने समुदाय के कई लोगों के लिए प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जो उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा था। वे उसे एक रक्षक, उनके धर्म और परंपराओं के संरक्षक के रूप में देखते थे।
बिश्नोई ने अपने समुदाय के लिए एक नायक की भूमिका निभाई और उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ग्लोबल वार्मिंग का ग मालूम नहीं था। सदियों से ये मेरा बिश्नोई समाज के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए। भाग 7। एक प्रेमी का बिछोह, एक अपराधी का गुस्सा। एक व्यक्तिगत त्रासदी ने बिश्नोई की बदले की प्यास को और बढ़ा दिया। उसकी प्रेमिका, जो उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, की हत्या कर दी गई। इस घटना ने उसे तोड़ दिया और उसे हिंसा और घृणा के अथाह कुएं में धकेल दिया। उसने उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाई और अपने दुश्मनों की सूची में एक और नाम जोड़ लिया। इस व्यक्तिगत क्षति ने उसके संकल्प को और मजबूत किया। इसने सलमान खान को सजा दिलाने की उसकी इच्छा को और बढ़ा दिया। उसने काले हिरण के खिलाफ कथित अपराध और अपनी प्रेमिका की हत्या में कोई अंतर नहीं देखा। दोनों ही अनादर के कार्य थे जो कठोरतम सजा के पात्र थे। भाग 8। 29। नियम, प्रकृति के रक्षक। लॉरेंस बिश्नोई की मंशाओं को समझने के लिए बिश्नोई समुदाय की गहरी मान्यताओं को समझना होगा। बिश्नोई 29 नियमों का पालन करते हैं जो प्रकृति और उसके सभी प्राणियों की रक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। पेड़, जानवर और यहाँ तक कि पानी को भी पवित्र माना जाता है। वे सभी जीवन की पवित्रता में विश्वास करते हैं। शिकार करना सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह एक गंभीर पाप है। सलमान खान के कथित कार्यों ने उनकी मान्यताओं के मूल को ही चोट पहुंचाई। उनके लिए यह उनकी पहचान, उनके जीने के तरीके पर हमला था। और लॉरेंस बिश्नोई ने न्याय की अपनी ही विकृत भावना से प्रेरित होकर चीजों को सही करने की कसम खाई। भाग 9। अपराध का जाल, समय के खिलाफ एक दौड़। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क विशाल और जटिल है। यह नेटवर्क केवल एक साधारण आपराधिक संगठन नहीं है, बल्कि एक विस्तृत और गहन संरचना है जो पूरे देश में फैली हुई है। यह कई राज्यों में फैला हुआ है, जहां उसके वफादार अनुयायी उसके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। ये अनुयायी न केवल उसके आदेशों का पालन करते हैं, बल्कि वे अपने अपने क्षेत्रों में उसके लिए काम भी करते हैं, जिससे उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। वह तस्करी वाले फोन और बिचौलियों के नेटवर्क का उपयोग करके सलाखों के पीछे से अपने साम्राज्य को चलाता है। जेल की दीवारें उसके लिए कोई बाधा नहीं है। वह अपने अनुयायियों को निर्देश देने और अपने आपराधिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए इन साधनों का कुशलता से उपयोग करता है। पुलिस उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने, सांप के सिर को काटने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। हर बार जब पुलिस एक छापा मारती है तो वे एक नई चुनौती का सामना करते हैं, क्योंकि बिश्नोई का नेटवर्क बहुत ही संगठित और सतर्क है। लेकिन बिश्नोई एक माहिर चालबाज है जो हमेशा एक कदम आगे रहता है। उसकी योजनाएं इतनी जटिल और सूक्ष्म होती हैं कि पुलिस को उसे पकड़ने में बहुत कठिनाई होती है। वह नियंत्रण बनाए रखने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करता है कि उसके आदेशों का पालन किया जाए। उसके अनुयायी उसकी हर बात मानते हैं और उसके निर्देशों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सलमान खान के लिए खतरा वास्तविक बना हुआ है, जो इस क्रूर गैंगस्टर की पहुंच और शक्ति की निरंतर याद दिलाता है। यह खतरा न केवल सलमान खान के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि बिश्नोई का नेटवर्क किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को निशाना बना सकता है। भाग 10। कभी न खत्म होने वाली गाथा, क्या न्याय मिलेगा? लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की गाथा बदला आस्था और परंपरा और आधुनिक समाज के बीच संघर्ष की कहानी है। ये विश्वास की शक्ति और कुछ लोगों द्वारा अपने प्रिय चीजों की रक्षा के लिए की जाने वाली हदों की एक कठोर याद दिलाता है। जब तक बिश्नोई अपने मन में द्वेष पाले हुए है, सलमान खान की जान खतरे में है। क्या न्याय मिलेगा या यह कहानी त्रासदी में खत्म होगी? केवल समय ही बताएगा। हेलो और वेलकम बैक टू मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डरावने सच के बारे में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इमेजिन अ यूनिवर्स जहां अनसीन फोर्सेस गैलेक्सीज की डांस को कंट्रोल करती हैं और जहां स्पेस टाइम खुद स्ट्रेच और टियर हो सकता है। एक ऐसा यूनिवर्स जो रोग प्लैनेट से भरा है
जो कॉस्मिक घोस्ट की तरह कॉस्मोस में घूम रहे हैं, और ब्लैक होल्स जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। हम अक्सर स्पेस को एक खाली जगह समझते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे कमाल की और डरावनी चीजें हैं जो हमारी समझ को चैलेंज करती हैं। So, fasten your seat belts and prepare to explore the scariest facts about our universe. यूनिवर्स एक बहुत बड़ा और रहस्यमय जगह है। जितना ज्यादा सीखते हैं, उतना ही रियलाइज करते हैं कि हम कितना कुछ नहीं जानते। ये मिस्टीरियस चीजें जो टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देती और इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं होती, यूनिवर्स की ये टोटल मास और एनर्जी का 85% है। इमेजिन करो एक ऐसी जगह स्पेस में जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कुछ भी, लाइट भी, एस्केप नहीं कर सकता। ये हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं, हमारे मिल्की वे में भी। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स हमारे सन से बिलियंस गुना ज्यादा मैसिव हो सकते हैं, स्पेस टाइम को वार्प करते हैं और जो भी उनके पास आता है उसे खा जाते हैं। यूनिवर्स एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिम्फनी है, लेकिन हर सिम्फनी का एक दिन एंड होता है। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल होगा, एक टाइम आएगा जब स्टार्स की फ्यूल खत्म हो जाएगी और वो चमकना बैंड कर देंगे। यूनिवर्स का धैर्य खत्म होने का ख्याल हमें हमारी अपनी एग्जिस्टेंस की याद दिलाता है। स्पेस की आईएसएस विशालता में कुछ प्लैनेट्स किसी स्टार की ग्रेविटी से बंधे नहीं होते। ये रोग प्लैनेट्स कॉस्मोस में अकेले घूमते हैं, ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस या स्टेलर इवेंट्स की वजह से अपने स्टार से अलग हो गए। टाइम, जो हमारी लाइफ का एक कांस्टेंट हिस्सा लगता है, एक्चुअली उतना एब्सोल्यूट नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम रिलेटिव है और ग्रेविटी की वजह से वर्प हो सकता है। ब्लैक होल के पास, जहां ग्रेविटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, टाइम डिलेशन अपने एक्सट्रीम लेवल पर होता है। टाइम का फ्लूइड और मेलेबल कॉन्सेप्ट होना किसी को भी रियलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। यूनिवर्स बहुत पावर से भरा है और इसकी सबसे अमेजिंग और डरावनी चीज है गामा रे बर्स्ट। गामा रेज का ये इंटेंस बर्स्ट, जो लाइट की सबसे पावरफुल फॉर्म है, कुछ सेकंड्स में उतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी हमारे सन अपनी पूरी लाइफ में करेगा। गामा रे बर्स्ट्स को और भी स्कैरी बनाता है कि वो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, और अगर एक भी हमारे गैलेक्सी के पास हुआ तो अर्थ पर लाइफ खत्म हो सकती है। यूनिवर्स स्टार्स और गैलेक्सीज समान रूप से वितरित नहीं है। असल में कॉस्मिक वॉइड्स हैं जहां मैटर डेंसिटी बहुत कम होती है। ये वॉइड्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैले होते हैं। यूनिवर्स का क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में कॉस्मोलॉजिस्ट्स बहुत सोचते हैं। इस सिनेरियो में यूनिवर्स का एक्सपेंशन, जो डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है और तेज होता जाएगा जब तक कि वो मैटर को एक साथ होल्ड करने वाली फोर्सेस से भी ज्यादा पावरफुल न हो जाए। बिग रिप यूनिवर्स के खत्म होने का एक भयानक तरीका है। ब्लैक होल्स अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और लाइट को भी ट्रैप करने की क्षमता के साथ यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग और डरावनी चीजों में से एक हैं। लेकिन उनके हाइपोथेटिकल काउंटरपार्ट्स व्हाइट होल्स का क्या? जहां ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के वो रीजन्स है जहां से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, वही व्हाइट होल्स को ऐसे रीजन्स माना जाता है जहां कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से इनके होने का कोई प्रूफ नहीं मिलता, जिससे ये और भी मिस्टीरियस बन जाते हैं। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और यहाँ बिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। संभावना है कि हम अकेले नहीं हैं। क्या एलियन सिविलाइजेशंस दोस्त हैं या दुश्मन? क्या वो पहले ही अर्थ पर आ चुके हैं और क्लूज छोड़ गए हैं? गैलेक्सीज, स्टार्स, गैस और डस्ट के ये बड़े बड़े आइलैंड्स स्टैटिक और अनचेंजिंग एंटिटीज नहीं हैं। बड़ी गैलेक्सीज अपनी ग्रेविटी से छोटी गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच सकती हैं और उनमें मिल जाती हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी अपनी नेबर एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराने वाली है। स्टार्स यूनिवर्स में लाइट और लाइफ की इंजन्स हमेशा के लिए नहीं होते।
बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद स्टार फॉर्मेशन का एरा खत्म हो जाएगा और यूनिवर्स में सिर्फ डेड स्टार्स के रेमनेंट्स बचे रहेंगे। आखिरी स्टार का बुझ जाना अंधेरे में एक आखिरी रोशनी की तरह होगा। मैटर, जिससे हमारी आसपास की हर चीज बनी है, अजीब और डरावनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर स्ट्रेंज मैटर यूनिवर्स में फैल गया तो ये नॉर्मल मैटर को भी स्ट्रेंज मैटर में बदल सकता है और एक भयानक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। यूनिवर्स का क्या होगा? ये एक सवाल है जो सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिसिस्ट्स और फिलोसोफर्स को परेशान कर रहा है। आईएसएस सिनेरियो में यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा और रिवर्स होने लगेगा। आखिर में सारा मैटर और एनर्जी एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट, एक सिंगुलैरिटी में कंप्रेस हो जाएगा, जिससे यूनिवर्स का एंड हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं। यूनिवर्स स्टार्स और गैलेक्सीज का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यह एक वास्ट एंड इंट्रिकेट नेटवर्क में स्ट्रक्चर्ड है, जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। कॉस्मिक वेब ग्रेविटी की पावर का प्रमाण है, जिसने मैटर को बड़े पैमाने पर आकार दिया है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हजारों और गैलेक्सीज स्पेस में एक रहस्यमय ग्रेविटेशनल एनोमली की तरफ बढ़ रही हैं, जिसे ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। ये क्षेत्र लगभग 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हमारी गैलेक्सी और इसके पड़ोसियों पर एक शक्तिशाली ग्रेविटेशनल पुल डालता है। ग्रेट अट्रैक्टर ह्यूमन याद दिलाता है कि यूनिवर्स में अभी भी कई अनजान चीजें हैं, जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जैसे ही हम अर्थ के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ के संकेतों की तलाश करते हैं, हमें उन्नत सभ्यताओं की संभावना पर विचार करना चाहिए। एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर जो ऐसी सभ्यता का संकेत हो सकता है, वह है डायसन स्फीयर। डायसन स्फीयर का पता लगाना उन्नत एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का पुख्ता सबूत होगा। रियलिटी और कॉन्शियसनेस की प्रकृति ने सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को हैरान किया है। यह सिद्धांत कहता है कि एक चेतन मस्तिष्क ब्रह्मांड में यादृच्छिक उतार चढ़ाव से एकत्रित हो सकता है, बजाय इसके कि पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया हो। सूर्य, वह तारा जो हमारे ग्रह को जीवन देता है, अनंत नहीं है। लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य अपना परमाणु ईंधन खत्म कर देगा और मरना शुरू कर देगा। यह एक लाल विशालकाय तारे में विस्तार करेगा, जो पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा। सितारों का भी एक जीवन चक्र होता है, जैसे कि जीवित प्राणियों का। हालांकि कुछ सितारे वापस जीवन में आ सकते हैं, एक अलग रूप में। ये हैं झोंबी सितारे, जो सुपरनोवा के रूप में फट गए हैं, लेकिन अपनी परमाणु संलयन प्रक्रियाओं को फिर से जीवित कर सकते हैं। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये फैल रहा है। ये विस्तार एक रहस्यमय बल द्वारा संचालित है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। देखने योग्य ब्रह्मांड समय के साथ सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि अधिक आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज से आगे निकल जाती हैं। सितारों को अक्सर रात के आकाश में स्थिर बिंदु माना जाता है, लेकिन वास्तव में वे लगातार गतिमान रहते हैं, अपनी आकाश गंगाओं के केंद्रों की परिक्रमा करते हैं। ये हैं हाइपर वेलोसिटी सितारे, जो सुपरमैसिव ब्लैक होल या अन्य विशाल वस्तुओं के कारण बाहर निकल गए हैं। ब्रह्मांड अपनी विशालता और जटिलता के लिए आश्चर्यजनक रूप से नाजुक हो सकता है। यदि निर्वात एक चरण परिवर्तन से गुजरता है, तो यह वास्तविक निर्वात का एक बुलबुला बना सकता है, जो प्रकाश की गति से विस्तार करेगा। कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण CMB बिग बैंग की बात की चमक है, ब्रह्मांड के उग्र जन्म की मंद गूंज। CMB में छोटे उतार चढ़ाव हैं, जो बड़े पैमाने पर संरचनाओं के बीच का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि CMB में एक अजीब विसंगति है, जिसे कोल्ड स्पॉट कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारे विशाल तारों के अवशेष हैं, जो सुपरनोवा के रूप में फट गए हैं। ये अविश्वसनीय रूप से
घने पिंड केवल 10 से 20 किलोमीटर व्यास के होते हैं, लेकिन उस छोटी जगह में हमारे सूर्य के द्रव्यमान को पैक कर सकते हैं। वे ब्रह्मांड की सबसे चरम वस्तुओं में से कुछ हैं। तो ये थे 25 डरावने तथ्य हमारे ब्रह्मांड के बारे में, जो शायद आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगे। डार्क मैटर की अदृश्य पकड़ से लेकर एक ब्रह्मांडीय सर्वनाश की संभावना तक, ब्रह्मांड अजूबों और भय से भरा है। आप क्या सोचते हैं इन तथ्यों के बारे में? क्या आपको लगता है कि हम सुरक्षित हैं, या डार्क एनर्जी और ब्लैक होल हमारी तरफ भी आते रहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अमेज्ड रहें। एक दिव्य ज्योति मिली है स्वामी समर्थ से। स्वामी समर्थ एक महान संत थे। वो इंडिया में रहते थे। माना जाता है कि वो भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे। स्वामी समर्थ अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की। स्वामी समर्थ ने पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने प्रेम और करुणा का संदेश फैलाया। उन्होंने लोगों को दयालु होना सिखाया। वो चाहते थे कि लोग भगवान के प्रति समर्पित रहें। लोग स्वामी समर्थ के पास आते थे। वो उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करते थे। उनके शब्द शक्तिशाली थे। उन्होंने लोगों के जीवन को बदल दिया। स्वामी समर्थ का जीवन एक प्रेरणा है। वो हमें विश्वास और भक्ति के बारे में सिखाते हैं। उनके चमत्कार हमें भगवान की शक्ति दिखाते हैं। चमत्कारिक उपचार, स्वास्थ्य और आशा की बहाली। स्वामी समर्थ ने बहुत से चमत्कार किए। उनकी सबसे प्रसिद्ध शक्तियों में से एक थी उपचार। लोग दूर दूर से उनकी मदद लेने आते थे। वे विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे। स्वामी समर्थ उनको आशीर्वाद देते थे। वो अक्सर उन्हें पवित्र विभूति देते थे। माना जाता था कि इस विभूति में उपचार करने के गुण होते हैं। लोगों ने चमत्कारी रूप से ठीक होने का अनुभव किया। उनकी उपचार शक्तियों के कई किस्से हैं। लोग बीमारियों से ठीक हो गए। उन्होंने अपना स्वास्थ्य वापस पा लिया। स्वामी समर्थ की करुणा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने विश्वास के साथ आने वाले सभी लोगों की मदद की। उनके उपचार चमत्कार उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण थे। उन्होंने पीड़ितों को आशा दी। उन्होंने भगवान में लोगों के विश्वास को मजबूत किया। भविष्य की झलक, स्वामी समर्थ की दूरदर्शिता। स्वामी समर्थ के पास भविष्य देखने की शक्ति थी। वो जानते थे कि क्या होने वाला है। वो लोगों को खतरों के बारे में आगाह करते थे। वो उनका मार्गदर्शन सफलता की ओर भी करते थे। उनके द्वारा घटनाओं की भविष्यवाणी करने की कहानियां हैं। वो लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताते थे। उनकी भविष्यवाणियां हमेशा सच होती थीं। लोग उनकी दूरदर्शिता से हैरान थे। वे उनका मार्गदर्शन चाहते थे। वे अपने जीवन के बारे में जानना चाहते थे। स्वामी समर्थ उनको आशीर्वाद देते थे। वो उन्हें वो ज्ञान देते थे जिसकी उन्हें जरूरत होती थी। भविष्य देखने की उनकी क्षमता उनके दिव्य संबंध को दर्शाती थी। इसने लोगों को एहसास दिलाया कि वो कोई साधारण संत नहीं थे। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में। स्वामी समर्थ का जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण था। वो लोगों को लंबी उम्र का आशीर्वाद दे सकते थे। वो आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त भी कर सकते थे। उनके द्वारा मृतकों को पुनर्जीवित करने की कहानियां हैं। उन्होंने एक छोटे लड़के को जीवित कर दिया। लड़के के माता पिता बहुत दुखी थे। स्वामी समर्थ के चमत्कार ने उन्हें उनका बेटा वापस दे दिया। लोगों का मानना था कि वो जीवन और मृत्यु के सच्चे स्वामी थे। उनकी शक्तियां मानवीय समझ से परे थीं। उनके चमत्कारों ने लोगों के दिलों में विस्मय और आश्चर्य पैदा किया। जीवन और मृत्यु पर स्वामी समर्थ का नियंत्रण उनकी दिव्य स्थिति का प्रमाण था। इससे पता चला कि वो भौतिक दुनिया की सीमाओं से बंधे नहीं थे। भाग 5, मार्गदर्शक प्रकाश।
विश्वास और भक्ति की कहानियां। स्वामी समर्थ का जीवन उनके भक्तों की कहानियों से भरा है। ये कहानियां उनकी करुणा और जरूरतमंदों की मदद करने की उनकी इच्छा को उजागर करती हैं। एक कहानी एक गरीब किसान की है जिसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। हताश होकर वह मदद के लिए स्वामी समर्थ के पास गया। स्वामी समर्थ ने उसे मुट्ठी भर बीज दिए और कहा कि इन्हें बो दो। किसान को संदेह हुआ, लेकिन उसने संत के निर्देशों का पालन किया। उसकी हैरानी की बात यह थी कि उन बीजों से भरपूर फसल हुई, जिससे वह बर्बादी से बच गया। एक और कहानी एक ऐसी महिला की है जो बहुत परेशान थी क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार था। उसने स्वामी समर्थ से अपने बच्चे को ठीक करने के लिए विनती की। स्वामी समर्थ ने बस बच्चे के माथे को छुआ और बच्चा तुरंत ठीक हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां स्वामी समर्थ के असीम प्रेम और ईश्वर में विश्वास रखने के महत्व के सशक्त उदाहरण हैं। भाग 6, विश्वास की शक्ति, स्वामी समर्थ की शिक्षाओं को अपनाना। स्वामी समर्थ के सबसे बड़े चमत्कार केवल उनके द्वारा किए गए असाधारण कारनामे ही नहीं थे, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग पर उनका गहरा प्रभाव था। उन्होंने विश्वास, भक्ति और धार्मिक जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास में है। उन्होंने लोगों से अपने अहंकार को त्यागने, एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने और करुणा और दया के साथ जीने का आग्रह किया। उनकी शिक्षाओं ने प्रेम, विनम्रता और सेवा के सार्वभौमिक मूल्यों को अपनाते हुए धर्म और जाति को पार कर लिया। स्वामी समर्थ का मानना था कि हर किसी में आध्यात्मिक जागृति की क्षमता होती है। उन्होंने लोगों को अपने भीतर झांकने और अपने भीतर रहने वाली दिव्य चिंगारी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा था। भगवान पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो और आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। भाग 7, संदेश फैलाना, स्वामी समर्थ की स्थायी विरासत। हालांकि स्वामी समर्थ ने इस भौतिक दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके चमत्कारों की स्मृति लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें समर्पित मंदिर और आश्रम उनकी स्थायी विरासत के प्रमाण हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्त इन पवित्र स्थानों पर प्रार्थना करने, आशीर्वाद लेने और उनकी दिव्य उपस्थिति में सांत्वना पाने के लिए आते हैं। उनके चमत्कारों की कहानियों को श्रद्धा और विस्मय के साथ सुनाया जाता है, जो लोगों को विश्वास की शक्ति और मानवीय समझ से परे एक शक्ति के अस्तित्व की याद दिलाते हैं। स्वामी समर्थ की विरासत मंदिरों और तीर्थ स्थलों तक ही सीमित नहीं है। ये उन लोगों के दिलों में जीवित है जो उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। भाग 8, सांत्वना खोजना, आज स्वामी समर्थ की उपस्थिति। आज भी दुनिया भर के लोग स्वामी समर्थ के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। उनका मानना है कि वो उनका मार्गदर्शन और रक्षा करते रहते हैं। वे अपनी परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। वे उनका आशीर्वाद मांगते हैं। कई भक्त अपने जीवन में स्वामी समर्थ की उपस्थिति का अनुभव करने की रिपोर्ट करते हैं। वे मुश्किल समय में उनका मार्गदर्शन महसूस करते हैं। उनका मानना है कि वो उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। वे उनकी दिव्य कृपा में सांत्वना पाते हैं। स्वामी समर्थ का प्रभाव समय और स्थान से परे है। उनकी शिक्षाएं और चमत्कार विश्वास और भक्ति को प्रेरित करते रहते हैं। वो दुनिया भर में अनगिनत लोगों के लिए आशा और शक्ति के स्रोत बने हुए हैं। भाग 9, आत्मज्ञान का मार्ग, स्वामी समर्थ से सीखना। स्वामी समर्थ का जीवन सभी के लिए बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करता है। उन्होंने हमें विश्वास के महत्व, भक्ति की शक्ति और धार्मिक जीवन जीने के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि जब हम विश्वास करते हैं तो चमत्कार संभव है। उन्होंने एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हमें सब में ईश्वर को देखना सिखाया। उनके जीवन और शिक्षाओं का अध्ययन करके हम इन गुणों को अपने भीतर विकसित करना सीख सकते हैं। हम अधिक करुणा, दया और विश्वास के साथ जीने का प्रयास कर सकते हैं।
हम आध्यात्मिक विकास और आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। भाग 10। निष्कर्ष। आशा की एक शाश्वत किरण। स्वामी समर्थ एक असाधारण संत थे। उनका जीवन विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रमाण था। उनके चमत्कार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें जीवन, आध्यात्मिकता और भगवान की प्रकृति के बारे में बहुमूल्य पाठ पढ़ाया। उन्होंने हमें दिखाया कि अगर हम विश्वास करें तो कुछ भी संभव है। स्वामी समर्थ की विरासत जीवित है। उनकी शिक्षाएं और चमत्कार आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहेंगे। वो आशा की एक शाश्वत किरण बने हुए हैं, जो हमें हम सभी के भीतर मौजूद दिव्य उपस्थिति की याद दिलाते हैं।